हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो अगली वीडियो में कवर किए जाएंगे, लेकिन आज बेसिक से लेकर कंप्लीट एडवांस तक की थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, जितने भी यहाँ फार्मूले बनेंगे, अगर उसका डेरिवेशन जरूरी होगा तो आपको डेरिवेशन बताया जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला बताया जाएगा। फार्मूला मेन मकसद है याद करना, याद चाहे डेरिवेशन से याद हो चाहे रट्टा मार के याद हो, याद होना चाहिए। ठीक है, आज जो हम लोग करने वाले हैं वो थ्योरी करेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल कराएंगे। ठीक है, और पीवाईक्यूज की अगली वीडियो आएगी उसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पेरीमीटर, परिमाप। परिमाप क्या होता है, सबसे पहले ये चीज समझ लो कि पेरीमीटर किसका निकाला जाता है। पेरीमीटर और क्षेत्रफल सिर्फ 2D फिगर का निकाला जाता है, यानी जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, जो एक प्लेन पर बनाए जा सकते हैं उन वाले फिगर का हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं। अब पेरीमीटर क्या होता है, चाहो तो आप फार्मूला नोट कर लेना, चाहो तो डायरेक्ट जो बताया जा रहा है वो चीज समझ लो। पेरीमीटर का मतलब होता है किसी भी फिगर का एक चक्कर लगाने में जितनी दूरी हम तय करते हैं वही होता है पेरीमीटर यानी परिमाप। जैसे मान लो कि हमारे पास एक फिगर है, ऐसे ही रैंडम ये है, इसका नेम ए बी सी डी। इसकी दूरी है 10 सेंटीमीटर, बी से सी की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, इसकी मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है, और इसकी मान लेते हैं कुछ भी 5 सेंटीमीटर है। अगर कोई आदमी यहां से लेकर यहां तक एक चक्कर लगाना चाहता है तो वो कितनी दूरी तय करेगा वही होता है पेरीमीटर। जैसे अगर कोई जाएगा ए से लेकर बी तक तो हम निकालते हैं परिमाप। सबसे पहले वो जाएगा ए से बी तक तो 10 सेंटीमीटर हो गया, फिर बी से लेकर सी तक इसका मतलब 6 सेंटीमीटर हो गया, सी से लेकर डी तक इसका मतलब 8 सेंटीमीटर हो गया, फिर डी से लेकर ए तक आएगा तभी तो एक चक्कर कंप्लीट होगा, इसका मतलब 5 और जोड़ना है। 10 6 16 और 24 5 29, यानी टोटल जो दूरी है, टोटल जो दूरी है वो 29 सेंटीमीटर, उसी को हम लोग परिमाप बोलते हैं। सही है, बस इतना ही छोटा सा है परिमाप। जैसे अगर कोई कहते सर जी हमारा फिगर कुछ ऐसे ऐसे है, ये है फिगर लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा था, हमने इरेज कर दिया। चलो मान लेते हैं ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, जी एच। सही है, अब यहां कुछ भी लिखा रहेगा, मान लेते हैं ये 10 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 3 है, और ये 2 है, या कुछ भी मान लेते हैं, 3 उसको भी मान लो या 2 ही रहने दो। अब कोई आदमी अगर यहां से लेकर पूरा एक चक्कर लगाएगा तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं परिमाप। जैसे अगर हम निकालना चाहें परिमाप तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले एक पॉइंट से आपको स्टार्ट करना है, उसी पॉइंट तक आपको आना है। जैसे हम यहां से स्टार्ट करें तो एक चक्कर लगा के फिर वहीं वापस आए, यहां से कोई स्टार्ट करेगा तो यहां से चले एक चक्कर लगा के फिर से वहीं पहुंचना है। जैसे अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं तो ए से बी की दूरी है 3 सेंटीमीटर, फिर बी से सी 2 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर यहां से 6 है, फिर उसके बाद ई से एफ 4 है, फिर उसके बाद यहां से एफ से जी है वो 3 है, जी से एच है 2 सेंटीमीटर, और 2 से एच से ए तक आने में 10 सेंटीमीटर। ये आपकी टोटल डिस्टेंस है। फिर नहीं चक्कर लगाना है, सिर्फ एक चक्कर लगाना है। ठीक, चलो जोड़ते हैं, 3 2 5 4 9 6 15 4 19 3 22 2 24 और 10 34। ये है टोटल सेंटीमीटर यानी परिमाप। अगर ये सब मीटर में है तो हमारा आंसर मीटर में आएगा, अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर में आएगा, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आएगा। परिमाप सिंपल सा लिखा जाता है, जितना दिया रहेगा उतना सेंटीमीटर किलोमीटर वो चीज। ठीक, एक बार देखते हैं, 3 2 5 4 9 6 15 4 19 3 22 2 24 10 34। सही है, ये होता है परिमाप। अब कोई कहेगा सर जी एक आप फार्मूला बता दीजिए, तो फार्मूला लिखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो दो हम फार्मूला लिखवा दे रहे हैं, एक आयत का एक वर्ग का। ठीक है, एक आयत का एक वर्ग का नोट कर लो। चलो देखो भैया, ये जो है वो आयत है, ये जो आयत है मान लेते हैं इसकी लंबाई जो है वो एल है, मान लो इसकी लंबाई जो है वो एल है, इसकी चौड़ाई बी है, तो इसका
ये बी है तो ये भी बी रहेगा, ये एल है तो ये भी एल रहेगा, क्योंकि सम्मुख भुजा बराबर होती है। अगर कोई कहे कि इसका परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप क्या होगा, ये आयत है भैया, आयत का परिमाप क्या होगा, तो देखो परिमाप का मतलब होता है एक चक्कर लगाना। अगर हम यहां से चालू करते हैं तो एल, फिर यहां से यहां तक बी, फिर यहां से एल, और फिर यहां से बी, यही आया परिमाप। लेकिन अगर हम इस एल को इस एल के साथ मिला दें तो 2l हो जाएगा, और बी के साथ अगर बी को मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। और फिर अगर इस 2 को इस 2 के साथ कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास बचेगा ये चीज। इसी चीज को बोला जाता है आयत का परिमाप, कुछ और नहीं है, बल्कि याद कर लीजिएगा सभी भुजाओं का योगफल, सभी भुजाओं की लंबाइयों का जो योगफल होता है ना, वही होता है परिमाप। आप इसको याद किए होंगे कि 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। आप ऐसे याद करो या डायरेक्ट नोट करके याद कर लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। एक यहां लिख दे रहे हैं स्क्वायर का, मान लो कि ये है वर्ग, मान लो ये है वर्ग, ठीक। अगर इसकी भुजा a सेंटीमीटर है तो ये भी a रहेगा, ये भी a रहेगा, ये भी a रहेगा, यही तो रहेगा, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर हम इसका परिमाप लिखें, ये वर्ग है भैया, अगर हम इसका परिमाप लिखते हैं तो परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योगफल। देखो a प्लस a प्लस a प्लस a, तो कुल मिलाकर के 4a हो गया, सही है। इसी a को हमने भुजा की लंबाई माना है, तो आप इसको लिख सकते हो परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा या 4a, या आप x को x लिखना चाहते हो तो 4x, या y लिखना चाहते हो तो 4y, कुछ भी आप लिख सकते हैं, चाहे भुजा लिखिए। तो परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, ये वर्ग का है, और आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, सही है। परिमाप का मतलब ही होता है कि जो भी फिगर हमारे पास है उसकी सारी भुजाओं का जो योगफल है वही हमारा परिमाप होता है, सही है। कोई भी फिगर रहे ऐसे आप निकालिएगा, सभी भुजाओं का योगफल आप निकाल लीजिएगा, वही हमारा परिमाप होता है। परिमाप में याद किए रहिए, अगर भुजा सेंटीमीटर में है तो हमारा आंसर सेंटीमीटर में रहेगा, और अगर भुजा किलोमीटर में है तो हमारा आंसर किलोमीटर ही आएगा। उसका वर्ग घन ये सब नहीं लगता है, सिर्फ सिंगल किलोमीटर या सेंटीमीटर या मीटर जो भी रहेगा वो लिख देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। पेरीमीटर के बाद ये हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, इनका पेरीमीटर निकालना है। सबसे पहले इसका निकालते हैं, फिर इसका निकालते हैं। ये आसान है, ये थोड़ा सा उससे टफ है। चलो इसका निकालते हैं। पेरीमीटर या परिमाप, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कहीं से भी स्टार्ट कर लो। अगर कोई कह रहा है कि सर जी हम जी यहां से स्टार्ट करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट कर लो, चाहे जहां से स्टार्ट करो, एक चक्कर लगा के वापस वहीं आना है। अगर हम यहां से लेकर यहां तक गए तो 1 आ गया, यहां से लेकर यहां तक नहीं पता है ना, ये चीज नहीं पता है, लेकिन आप इधर देखोगे तो ये 2 है, ये 2 है ना, तो ये भी तो उतना ही है ना, तो ये भी कितना रहेगा, 2 रहेगा, ये भी कितना ही रहेगा, 2 रहेगा, सही है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 2 प्लस ये कितना है 3, फिर यहां से यहां तक 2, फिर यहां से यहां तक 1। अब ये चीज यहां से यहां तक नहीं पता है, ये चीज यहां से यहां तक नहीं पता है, लेकिन आप इधर देखोगे तो ये भी 3 है, दिखाई दे रहा है, तो ये भी 3 रहेगा। हम यहां लिख देते हैं, ये भी कितना रहेगा, वो 3 रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लस में हो गया 3, यहां से यहां तक 5 है, और यहां से यहां तक 3 है। सभी भुजाओं का योगफल हमने लिख दिया है। आप चाहे लिखो या ना लिखो, जोड़ना है तो हम जोड़ देते हैं। 2 1 3, 3 3 6, 2 8 1 9, 3 12, 5 17, 3 20। अगर ये सेंटीमीटर है तो हमारा आंसर सेंटीमीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर, अगर यूनिट है तो यूनिट लिखा जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया 20, सही है। चलो इसका निकालते हैं, थोड़ा आराम से निकालेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है अगर आप थोड़ा गौर नहीं करोगे। मान लो कि अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से यहां तक 3 है, यहां से यहां तक 3 है, यहां से यहां तक 4 है, लेकिन ये वाला नहीं दिया है। अब ये कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। इधर से देखो ये पूरा 4 है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा 4 है, और ये चीज है यहां से यहां तक 3। तो इसका मतलब अगर यहां पे लाइन होती,
अगर यहां पर लाइन होती तो वो एक होता, एक होता, तो यहां पर ये एक होगा। सही है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगर यहां से इसको ऐसे मिला दिया गया होता तो ये चीज यहां से लेकर यहां तक एक है, तो ये भी एक होता। ये चीज क्या है? दो है, तो ये भी कितना होता? दो। सही है, फिर से आपको बताते हैं, देखो। जब भैया काहे परेशान किए हैं? हाँ, अब मिटेगा। चलो देखो, मान लो कोई यहां से स्टार्ट करता है, तो यहां से यहां तक गया 3, यहां से यहां तक गया 3, यहां से यहां तक गया 4, लेकिन इसमें गाड़ी फंस गई। इसका मान तो नहीं पता है। आराम से देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक 4 है, यहां से लेकर यहां तक 4 है। सही है, और यहां से लेकर यहां तक 3 है। अगर ये चीज यहां तक होती, अगर ये चीज यहां तक होती तो ये एक होता कि नहीं होता? क्योंकि ये 4 है, ये 3 है, तो ये एक बचा। अच्छा, अगर मान लो ये चीज ऐसे 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 करके यहां मिला होता तो ये एक है, तो ये भी एक होता। और यहां देखो, ये अगर मिला होता तो ये एक है यहां से यहां तक, तो ये भी एक होता। सही, यहां तक समझ में आ रहा है? ये कितना है? 2, तो ये भी कितना होता? 2। सही है, तो कुल मिला के यहां से लेकर यहां तक 4 है, यहां से लेकर यहां तक 4 है। तो हम इस पूरे को इरेज करते हैं। मिट जा भैया, इस पूरे को इरेज करते हैं और यहां लिखते हैं 4। कैसे आया है? 2 बार बताया जा चुका है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सर जी यहां से लेकर यहां तक आए, वो कैसे पता चलेगा? आराम से देखिएगा, आराम से। सर जी देखो, आराम से, ये पूरा कितना है? ये पूरा कितना है? 3। तो इसका मतलब ये यहां से लेकर यहां तक 2 है। अगर ये यहां तक बढ़ा होता, अगर ये यहां तक बढ़ा होता तो इसका मान 1 होता। सही है, ये पूरा 3 है, ये 2 है, तो ये 1 रहा होता। ठीक है, यहां तक कंफर्म है। यहां से लेकर ये 4 है, यहां से लेकर ये वाला जो है वो 4 है। देखिएगा आराम से, अगर ये लाइन यहां से यहां तक मिली होती तो ये जब 1 है तो ये भी 1 होता, यहां से लेकर यहां तक 1 होता। थोड़ा आराम से लॉजिक समझिएगा, ये भी 1 होता। और पूरा हमें पता है यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक 3 है, तो इसका मतलब 1 अगर निकाल दिया गया तो ये बचा 2, ये बचा 2। अब चलो, अगर ये मिला होता तो ये चीज ऊपर वाला 2 है, ऊपर वाला 2 है, तो नीचे भी 2 होता। और ये पूरा 4 है तो ये भी 2 बचता, इसका मतलब ये 2 है। सही है, थोड़ा सा टेढ़ा है, फिर से इरेज करके फिर से समझाते हैं। देखो, फिर से समझते हैं इसको। हमने कहा कि ये पूरा 3 है, और अगर ये लाइन यहां तक होती तो ये यहां से लेकर यहां तक 2 है, तो ये 1 होता, क्योंकि ये वाली पूरी लाइन 3, ये पूरी लाइन 3। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। ये नीचे 4 है, इसका मतलब ये भी 4 होता। सही है, ये 1 है, ये पूरा 3 है। देखो, ये पूरा 3 है, तो ये पूरा यहां से लेकर यहां तक कितना होता? 3। ये ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 होता। 3 में से 1 निकल गया तो ये बचा कितना? 2। सही है, अच्छा, ये पूरी लाइन 4 है, इधर ये 2 है, तो इसका मतलब इधर भी 2 बचेगा। तो जब ये 2 हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा? 2। सही है, अब तो समझ में आ गया होगा। अब इरेज करते हैं, देखते हैं आगे। समझ में आ गया? सारी चीजें हम लिख देते हैं। ये है 4 और ये है 2। यहां से ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये पूरा 4 है। अब हमें आसानी से निकाला जा सकता है इसका मान, निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परिमाप, यहां से स्टार्ट करें तो 3 है, प्लस में 3 है, प्लस में 4 है, फिर प्लस में 4 है, फिर प्लस में 2 है, फिर 1 है, 3 है। चलो यहां जोड़ देते हैं, 1 है, 3 है, 3 के बाद 2 2 4, 2 2 4, बस
यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, बस खाली इसमें पता करना था कि किस तरीके से निकलेगा। चलो 3 3 6 4 10 4 14 2 16 1 17 3 20 2 22 2 24 4 28। अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आंसर रहेगा, नहीं तो डायरेक्ट वैसे ही जो भी रहेगा वो लिख देंगे। सही है, तो पेरीमीटर यहां तक समझ में आ गया। पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि सभी भुजाओं का योगफल ही पेरीमीटर होता है। फार्मूला याद करना हो तो याद कर लो, नहीं याद करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एरिया यानी क्षेत्रफल। हमने अभी अभी बताया कि पेरीमीटर और यानी परिमाप और क्षेत्रफल यानी एरिया, पेरीमीटर और एरिया ये दोनों 2D फिगर के होते हैं, ये 2D फिगर के होते हैं, ठीक है। यानी जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है उसी का पेरीमीटर और उसी का एरिया निकलता है। 3D में जब आएंगे तो उसका दूसरी चीजें हैं, वो चीजें आगे देखेंगे। पहले 2D में दो ही चीजें आती हैं, पेरीमीटर और क्षेत्रफल। सही है। क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल का मतलब यह होता है कि अगर आपके पास कोई भी फिगर बना है तो फिगर आपने जो बनाया है वो कितना स्थान घेरा है, कितना एरिया उसने लिया है, उसी को बोलते हैं क्षेत्रफल। कितनी जगह उसने ले लिया है वही क्षेत्रफल होता है। जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज हमने बना दिया तो वो एक जगह लिया, या फिर मान लो कि ये देखो ये हमने एक फिगर बनाया, ये फिगर जैसे ही बनाया तो वो थोड़ी सी जगह ले लिया है, थोड़ी सी जगह लिया है ना। जैसे अगर ये पंजा है यहां पर ऐसे रख दिया जाए, थोड़ी सी ये जगह ले लेगा ना, उसी चीज को बोलते हैं एरिया। सही है। चलो अब निकालते हैं एरिया। सबका अलग अलग होता है फार्मूला। त्रिभुज का अलग होता है, आयत का अलग होता है, वर्ग का अलग होता है, तो सारी चीजों का हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन जो बेस फार्मूला है, जो बेस फार्मूला है उसका जो फार्मूला है वो क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज आपके सामने लिखा हुआ, हम खाली क्षेत्रफल लिख रहे हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे में आधार गुणे में ऊंचाई। सही है। सर जी किसी त्रिभुज की आधार क्या होता है? आधार ये जो नीचे लाइन होती है ना, उसी को आधार बोलते हैं। ये जो नीचे लाइन होती है ना, उसी को आधार बोलते हैं। अभी फिलहाल यही समझो, आधार हम इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, लेकिन उतना ज्यादा पचड़े में पड़ना नहीं है। ये मान के चलो जो नीचे लाइन होती है वही आधार होती है, ठीक। और ऊंचाई देखो, त्रिभुज कितना ऊंचा है जस्ट उसके नीचे से पता चलेगा। जैसे पंखा बार बार बताया जाता है कि पंखा कितना ऊंचा है, तो जस्ट उसके नीचे से पता चलेगा। ये त्रिभुज की ऊंचाई इतनी है, तो ये कैसे पता चलेगा? जब तक एक लाइन यहां से यहां तक नहीं आएगी 90 अंश का कोण बनाते हुए, तब तक उसकी ऊंचाई नहीं पता चलेगी। सही है। तो ये हो गया। मान लो कि ये ऊंचाई को हमने h लिख दिया और आधार को हमने बेस लिख दिया, तो ये फार्मूला क्या बन जाता है? 1/2 गुणे में आधार b है और ऊंचाई h है। इसलिए दुनिया वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला बताते हैं, इसका 1/2 BH यानी हाफ BH। ठीक, ये याद कर लेना है। सर जी अगर कभी ऐसा त्रिभुज बन गया, तो त्रिभुज ऐसा बन गया, यहां ये B है, H तो नहीं है। H हमने बताया जितना ऊंचा है उसके जस्ट नीचे आनी चाहिए एक लाइन, एक नीचे लाइन आनी चाहिए, वो भी 90 अंश का कोण बनाते हुए। तो हमारा बेस यहां से लेकर यहां तक है और हाइट जो है वो यहां से लेकर यहां तक है। सही है। तो यहां फार्मूला लगाइएगा, क्षेत्रफल बराबर यानी एरिया बराबर हाफ BH। H ये वाली चीज H है। सही है। ना ये H है ना ये H है, ये जो पीली वाली एक 90 अंश की जो 90 अंश बनाते हुई लाइन आएगी उसको बोलते हैं। सही है, समझ में आ रहा है? तो आप ऐसे यूज करिएगा। अब मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये है 8 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा हाफ BH। सही है। हाफ बेस 8 है और H कितना है? वो 4 है। ये 2 से चाहे इसको काटो चाहे इसको काटो, जो कट रहा है उसको काट दीजिएगा, तो उत्तर आया 4 × 4 बराबर में 16। लेकिन एक चीज अभी याद रखना है, क्योंकि ये जो भुजा की लंबाई है वो सेंटीमीटर, किलोमीटर या कुछ में भी होगी। अगर मान लेते हैं ये सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है, देखो
ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये हुआ ये 8 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। वैसे लिखना चाहिए था कि यहाँ 8 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ सेंटीमीटर लिखा होता, यहाँ सेंटीमीटर लिखा होता, तो सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर में होता, तो यहाँ उत्तर में आता सेंटीमीटर का स्क्वायर। सही है। तो याद रखिएगा हमेशा जब भी क्षेत्रफल का उत्तर देंगे तो जो यूनिट आपके पास है, अगर सेंटीमीटर है तो उसका स्क्वायर लगाएंगे, किलोमीटर है तो किलोमीटर का स्क्वायर लगाएंगे, मीटर है तो मीटर का स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। फुट है तो फुट में स्क्वायर लगाएंगे। अब सर जी अगर क्वेश्चन ये हो जाए कि ये सेंटीमीटर है ये मीटर है, तब तो सबसे पहले सेंटीमीटर को या तो मीटर बना लो या तो मीटर को सेंटीमीटर बना लो, यानी दोनों एक जैसे होने चाहिए। अगर ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर होना चाहिए, अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो याद रखना है कि दोनों की यूनिट मतलब इकाई सेम होनी चाहिए, और जब भी कभी भी क्षेत्रफल का उत्तर देंगे तो मान के चलेंगे कि हमेशा उसमें क्षेत्रफल के उत्तर में हमेशा जो भी लिखेंगे उसका वर्ग लगाएंगे यूनिट में। अगर इकाई सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का वर्ग लगाएंगे, किलोमीटर है तो किलोमीटर का। समझ में आ गया। ये है फार्मूला। वैसे हीरोन्स फार्मूला क्लास 9th में इसलिए पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि वो 9th वाला पूछता नहीं आपसे, ठीक है भैया। यहां तक समझ में आ गया। हमें हाइट से मतलब यही होता है कि त्रिभुज हमारा कितना ऊंचा है, जस्ट उसके नीचे से पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर जी इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो दो त्रिभुज ऐसे हैं जिनका पर्टिकुलर फार्मूला है। अगर फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो पिछला वाला फार्मूला वो रामबाण इलाज है भैया, रामबाण इलाज है, वो सभी त्रिभुज में लगेगा। हाफ BH 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट, ये सब में लगेगा। लेकिन अगर कभी आपके पास समबाहु त्रिभुज आ जाए, समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण भी बराबर होते हैं, लेकिन हमें यहाँ भुजा से मतलब है। मान लो इसकी भुजा a सेंटीमीटर है तो ये भी a सेंटीमीटर रहेगी, तो ये भी a सेंटीमीटर रहेगी, तीनों भुजा बराबर रहेगी। तो इसका अगर क्षेत्रफल का फार्मूला आपको याद करना है, अच्छा लगता है तो याद कर लीजिए, नहीं तो हाफ BH लगाइए तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका फार्मूला होता है √3/4 और a का वर्ग, यानी भुजा को 2 बार लिखना है, a गुणे a। इसका मतलब ये होता है, चलो हम लिख दे रहे हैं a गुणे a, सही है। इसका मतलब √3/4 भुजा का वर्ग। अब कोई कहेगा सर जी भुजा का वर्ग लगा है तो क्या सेंटीमीटर का वर्ग नहीं लगाएंगे? अरे भैया क्षेत्रफल है तो हमेशा सेंटीमीटर किलोमीटर मीटर का वर्ग लगेगा, लेकिन ये फार्मूले में है a गुणे a यानी भुजा गुणे भुजा, ठीक है। तो ये है फार्मूला। अगर कभी आपके जीवन में ऐसा क्वेश्चन आए कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो आप डायरेक्ट यहाँ भुजा की जगह पे 2 बार लिखिएगा, भुजा गुणे भुजा यानी 4 गुणे 4। जो कटेगा उसको काट दीजिएगा, जो नहीं कटेगा उसको बचा करके आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलो एक एग्जांपल देख लो। मान लो कि अगर हमारे पास एक त्रिभुज ऐसा है जिसकी भुजा जो है वो 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है। ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भैया? √3/4 गुणे में भुजा का वर्ग, यानी भुजा को 2 बार लिखना है तो 8 गुणे 8 हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। हमारे पास बचा हुआ है √3 गुणे में 2 गुणे में 8। अंदर का अंदर गुणा होता है, बाहर का बाहर, कहने का मतलब रूट के अंदर जो संख्या रहेगी उसका अंदर वाले से ही गुणा होगा, लेकिन ये तो कहीं है नहीं, इसलिए पहले इन दोनों को गुणा कर दो, 8 दूनी 16 और रूट में 3 लिख दो। अब सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर का स्क्वायर जरूर लिखेंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, डायरेक्ट हम पहुंच सकते हैं, ठीक। बहुत अच्छी बात है। अगर कोई कहे सर जी फार्मूला नहीं याद है तब कैसे करेंगे? तब हम बता दे रहे हैं लेकिन करेंगे नहीं, ठीक है। देखो सबसे पहले यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, सबसे पहले एक लाइन यहां से ड्रॉ करनी पड़ती है। ये 8 है तो ये 4 4 जाएगा, 4 ये 8 है ये 4 है, तो सबसे पहले इसका मान निकालो। जब इसका मान निकलेगा तो ये है बेस ये है हाइट, गुणा करके निकाल लीजिएगा, सही है। चलो इसमें आते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसके 2 भुजाएं बराबर हों, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला अगर याद हो पा रहा है तो याद कर लीजिए, नहीं तो हम प्रेशर नहीं दे रहे कि याद ही करिए, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। मान लो कि अगर हमारे पास ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है और मान लेते हैं कि ये a सेंटीमीटर है
तो ये भी a सेंटीमीटर रहेगी क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है, और ये अलग रहेगी। अगर ये भी a रहेगी तो समबाहु हो जाएगा, है ना। ये वाली अलग रहेगी। मान लेते हैं ये जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का? इसका क्षेत्रफल बराबर होता है b बटे में 2 और रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में 4। ये होता है फार्मूला। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई अगर करना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो b बटे 2। सर जी यहाँ एलसीएम ले लिया जाए तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में b स्क्वायर हो जाएगा और बटे में 4 हो जाएगा। अगर इस 4 में से 2 बाहर हम निकाल लें तो इसमें कुछ नहीं बचेगा नीचे, तो 2 बाहर आ गया तो इसके साथ मिल जाएगा b, और 2 पहले से है, 2 गुणे 2 हो जाएगा, यानी हम डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है भैया। चलो इसका लिख देते हैं b बटे में 4 और 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। ये क्षेत्रफल का फार्मूला है। अगर आपको याद हो जाए ये वाला, अच्छी बात है, ये वाला अच्छी बात है, ये वाला और अच्छी बात है। कोई ना याद हो तो सबसे अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने फार्मूला बता दिया है आपको। चलो भैया ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल का फार्मूला। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बहुत पहले से सीखते आए हैं। मान लो कि ये लंबाई है l है तो ये भी l ही रहेगी। मान लो ये चौड़ाई है यानी ब्रेथ है तो b है, ये भी b ही रहेगी। तो आयत का क्षेत्रफल, ये आयत है भैया, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। सही है। इसको l गुणे में b लिखो या फिर गुणे का निशान हटा करके एल भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, सब चीजें वही है। अगर कोई कहे कि हमारी एक आयत है जिसमें लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल, तो लंबाई चौड़ाई को आपस में गुणा कर दो तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 10 गुणे 8 यानी 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सही है, फाइनल। चलो स्क्वायर है, स्क्वायर में चारों साइडें बराबर होती हैं, इसका मतलब मान लेते हैं कि ये a सेंटीमीटर है तो ये भी a रहेगा, ये भी a रहेगा, ये भी a रहेगा। सही है। अब देखो ये भी एक तरीके का आयत ही है। किसी भी वर्ग को हम आयत बोल सकते हैं क्योंकि आयत की डेफिनेशन होती है कि चारों कोण 90 90 90 90 के होने चाहिए बस। अगर कोई ऐसा फिगर है जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश हैं तो उसको हम लोग आयत बोलते हैं। तो इसके भी तो चारों कोण 90 अंश है तो इसका मतलब ये भी एक आयत है। सही है। अब इसका क्षेत्रफल अगर हम देखें तो क्षेत्रफल बराबर होता है आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई। यही लंबाई है, यही चौड़ाई है, ये दोनों आपस में बराबर है तो लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब a गुणे a, इसका मतलब a का वर्ग। अगर कोई कह रहा है कि सर जी हम a नहीं लिखेंगे तो लिख दो भैया भुजा का वर्ग, और क्या, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, तो हो जाएगा भुजा का वर्ग। और क्या, चाहे जो आप लिखो सब सही है। मतलब यही है कि आपको समझ में आना चाहिए, रट्टा नहीं मारना है, समझ में आना चाहिए। देखो ये लंबाई ये चौड़ाई दोनों को गुणा किया गया आयत का क्षेत्रफल निकल आता है। तो ये भी एक आयत है तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी a गुणे a, तो a गुणे a भुजा का वर्ग हो गया। सही है। कोई भी ऐसा रहे कि अगर हमारे पास एक वर्ग है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है तो बताइए उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 6 गुणे 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। और फिगर इंपॉर्टेंट, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, देखो ये बेस है, ये बेस है, ये बेस है, यहां से लेकर यहां तक बेस है। हाइट, सर जी हाइट तो नहीं पता है, सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं। इसमें होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ए भैया आधार गुणे ऊंचाई है, 1/2 नहीं है, ये याद रखिएगा। अगर 1/2 आपने लगाया तो वो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, वही 1/2 हटाओ तो समांतर चतुर्भुज का हो जाता है। सही है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर जी आधार, अच्छा आधार को बेस बोलते हैं, ऊंचाई को एच बोलते हैं, इसका मतलब ये फार्मूला होगा b इंटू एच। सही है। सर जी बी तो दिखाई दे रहा है ये चीज, लेकिन ऊंचाई कहाँ है? ऊंचाई तो नहीं पता चल रही। तो ऊंचाई का मतलब ये कितना ऊंचा है, ये कितना ऊंचा है। चाहे यहां से 90 अंश का कोण बनाते हुए एक लाइन खींच दो, चाहे यहां से खींच दो, चाहे यहां से खींच दो, चाहे जहां से खींचो, यही इसी लाइन को एच बोलते हैं, इसी लाइन को एच बोलते हैं।
ठीक है, चाहे जहां खींचो, लेकिन 90 अंश का कोण बनाते हुए आनी चाहिए, इसका मतलब झुकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है एच, ये है फार्मूला, क्षेत्रफल बराबर बी इंटू एच, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि सर जी हमारे पास ये 8 है और इसकी ऊंचाई जो है वो 4 है, बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो बस क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार 8 है ऊंचाई 4 है, इसका मतलब 32 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख करके आगे गाड़ी बढ़ा दीजिए, खत्म हो गया। रोम्बस में आ जाइए, रोम्बस में आराम से देखिए, रोम्बस का क्या मैटर है भैया, रोम्बस देखो, रोम्बस का मतलब होता है चारों भुजा बराबर, और इसमें दो डायगोनल होते हैं। चलो हमने डायगोनल यहां से यहां तक मिलाया, एक डायगोनल यहां से यहां तक मिलाया, सही है भैया। इसका जो फार्मूला बनता है, मान लो कि एक डायगोनल का नेम है D1, यहां से चलो ए बी सी डी इसका नेम है, तो इसमें दो डायगोनल है, दो विकर्ण हैं, एक AC है एक BD है। मान लेते हैं कि AC को हमने बोला है D1, मान लेते हैं AC को बोला है D1, D1 का मतलब पहला वाला विकर्ण। कोई जरूरी नहीं है कि हम AC को बोले हैं आप भी AC को ही बोलिए, नहीं, इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं कि हमने बोला है BD को D2, D1 का मतलब पहला डायगोनल, D2 का मतलब दूसरा डायगोनल, मतलब पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण। कोई भी आप पहला ले सकते हो, कोई भी आप दूसरा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब भी कभी भी आपके जीवन में क्षेत्रफल इसका निकालना पड़े, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है D1 इंटू D2 बटे में 2, सही है, 1/2 गुणे D1 इंटू D2, यानी पहला विकर्ण गुणे में दूसरा विकर्ण, जितना आए उसको 2 से भाग देना है, सही है। आप इसी चीज को ऐसे लिख सकते हो, D1 गुणे में D2 बटे में 2, या फिर आप इसे लिख सकते हो D1 D2 बटे में 2, जो भी आपको लिखने का मन करे वो लिख लीजिएगा। D1 का मतलब आप समझ रहे हैं पहला विकर्ण, D2 का मतलब दूसरा विकर्ण, सही है। फार्मूला जितना भी बताया जा रहा है सब का सब याद होना चाहिए, तभी आप कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे। पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि D1 होता क्या है, H होता क्या है, उसके बाद फार्मूला याद हो, फिर क्वेश्चन आपके लिए एकदम चुटकियों का खेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अच्छा एक चीज इसमें बता दें, इसमें जब ज्योमेट्री वाली क्लास पढ़ाए थे तो उसमें बताया गया था कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो 90 अंश पर काटते हैं, 90 अंश पर काटते हैं। 3 ऐसे फिगर हैं जिसके डायगोनल 90 अंश पर काटते हैं, पहला वर्ग, दूसरा उसका छोटा भाई समचतुर्भुज, तीसरा पतंग। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर जी ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं समांतर नहीं, ठीक है, ये कंडीशन है कि दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं समांतर नहीं। अगर दो भुजाएं समांतर हैं तो उनको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, और अगर दो भुजाएं समांतर नहीं है मतलब चारों हैं तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, इसमें समांतर चतुर्भुज क्योंकि ये भुजा इस भुजा के समांतर है। अच्छा भैया, इसका फार्मूला, पहले फार्मूला 1/2 गुणे, मान लेते हैं इसको क्या लिख दें भैया, चलो a प्लस बी और इनटू में h। सर जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पहले आराम से समझो, पहले आराम से समझो। 1/2 समझ में आ रहा है, a नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। a और b देखो, जो भुजाएं समांतर हैं, जो भुजाएं समांतर हैं उसमें एक भुजा को a बोला गया है, एक भुजा को b बोला गया है, चाहे जिसको a बोलो चाहे जिसको b। अगर हम कहेंगे इसको a तो आप कहोगे इसको a, है ना, आप तो अलग ही भागते हो चलो अगर हम इसको a लिखते हैं तो ये b हो जाएगा, और अगर ये a है तो ये b हो जाएगा। सही है, समझ में आ रहा है। चलो अगर हम इसको a लिखते हैं तो ये हो जाएगा b, कोई इसको a लिखता है तो ये वाला b हो जाएगा। सही है। h क्या है सर जी? अभी समांतर चतुर्भुज में h जान के आए हैं कि सर जी जो लाइन यहां से लेकर
आती है 90 अंश का कोण बनाए, चाहे यहां आती है 90 अंश का कोण बनाए, चाहे यहां से आते हैं 90 अंश का कोण बनाए, चाहे यहां से आए 90 अंश का कोण बनाए, तो उसी को बोलते हैं एच, उसी को बोलते हैं एच। एच का मतलब हाइट, हाइट का मतलब ऊंचाई। अब इसका फार्मूला अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो 1/2 गुणे, ए और बी क्या है सर जी, समांतर भुजाएं हैं, इनका क्या निकाला गया है, योगफल। तो आप लिख सकते हो समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल, और गुणे में क्या है, ऊंचाई। ठीक है, फार्मूला याद तभी रहेगा जब उसकी मीनिंग पता रहेगी। ठीक है भैया, चलो क्षेत्रफल का फार्मूला है 1/2 गुणे ए प्लस बी इंटू एच, यानी 1/2 गुणे में समांतर भुजाओं का योगफल इंटू में ऊंचाई। समझ में आ गया। चलिए पतंग पे चलते हैं। पतंग पे सर जी पतंग है तो इसके दो डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है, और इसमें खासियत है, अभी अभी बताया गया कि इसमें 90 अंश का कोण बनता है। मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। सही भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें भी दो डायगोनल है, एक का नेम ए सी है, एक का नेम बी डी है। इसमें भी मान लो कि ये D1 है और ये D2 है। तो भैया अभी अभी D1 D2 का एक फार्मूला पढ़ के आए हैं समचतुर्भुज में, तो काइट का भी वैसे ही निकलेगा, काइट का भी वैसे ही निकलेगा, इसका भी फार्मूला वही रहेगा, इसका भी फार्मूला वही रहेगा, 1/2 गुणे D1 इंटू D2। सही है, या फिर 1/2 D1 D2, या फिर D1 D2 बटे में 2, कुछ भी आप लिखो। 6 फार्मूले अभी तक हमने बता दिए हैं। त्रिभुज के 3 थे, इसके 6 हो गए, तो 9 फार्मूले हो गए। 9 फिंगर पे आप याद करो। पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, उसके बाद जो तीनों भुजाएं बराबर थी, समबाहु त्रिभुज √3/4 भुजा का वर्ग, उसके बाद इक्विलेटरल सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल था b/2, b/2 और रूट के अंदर a² माइनस b²/4, या उसी को तोड़ मरोड़ के हमने लिख दिया था b²/4 और रूट के अंदर 4a² माइनस b²। त्रिभुज का सत्यानाश। अब आ जाओ चतुर्भुज में। पहला आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा यानी भुजा का वर्ग। समांतर चतुर्भुज 1/2 है ना, अरे भैया 1/2 ने, वही तो दिक्कत है, 1/2 नहीं लगेगा। समांतर चतुर्भुज में आधार गुणे ऊंचाई, सम चतुर्भुज में 1/2 D1 इंटू में D2, यानी पहला विकर्ण गुणे में दूसरा विकर्ण और बटे में 2 नीचे रहेगा। उसके बाद ट्रेपीजियम 1/2 गुणे में a प्लस बी ब्रैकेट में इंटू में h, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई। सही है, काइट में वही समचतुर्भुज वाला फार्मूला फिर से रिपीट हो गया। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं वृत्त के बारे में। अच्छा, एरिया ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ पॉलीगन का मतलब होता है 3 या 3 से ज्यादा साइड वाले को हम लोग पॉलीगन बोलते हैं। 2 से ज्यादा साइड जिसमें भी है उसको पॉलीगन बोलते हैं। तो त्रिभुज पॉलीगन है, चतुर्भुज पॉलीगन है, पेंटागन यानी पंचभुज या षटभुज जो भी है वो सब क्या है, पॉलीगन है। अब कभी कभी ऐसा आ जाता है कि 4-5 भुजाओं वाली आकृति तो बनी रहती है लेकिन वो किसी कैटेगरी को फॉलो नहीं करता है, तो उसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। जैसे अगर आपको इतनी बड़ी रोटी मिल जाए तो क्या आप पूरा एक बार में मुंह में रख लेते हैं, नहीं, हमें सिखाया गया छोटा छोटा टुकड़ा बना करके खाओ, है ना। तो इतनी बड़ी रोटी मिले चाहे इतनी बड़ी रोटी मिले, हम छोटा छोटा टुकड़ा बनाएंगे उसके बाद खाएंगे। सेम काम यहाँ पर भी है। फिगर चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, 10 भुज हो, 9 भुज हो, 11 भुज हो, 15 भुज हो, उससे मतलब नहीं है। हम अपने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे, या तो वर्ग बना लेंगे, या तो आयत बना लेंगे, या तो त्रिभुज बना लेंगे। उसके बाद त्रिभुज को खाना आसान है, वर्ग को खाना आसान है, मतलब उसका फार्मूला हमें पता है तो उसका क्षेत्रफल निकालना आसान है। अब देखो ये आपके सामने फिगर है, मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट चले जाएं, पहले चारों पॉइंट चले जाएं, फिर से लिख दे रहे हैं भैया। देखो मान लेते हैं कि ये जो है वो ए, ये है बी, फिर गायब, ये है बी,
ये है सी और ये है डी। ये एक चतुर्भुज है, लेकिन सर जी इसका कोई फार्मूला दिख नहीं रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, इसमें से दो त्रिभुज अलग करते हैं, इसमें से दो त्रिभुज अलग करते हैं। एक देखो ये ऊपर वाला त्रिभुज और एक देखो एक नीचे वाला त्रिभुज। एक त्रिभुज का नेम है ए सी डी और एक त्रिभुज का नेम है ए सी बी। अब हमारी जो बड़ी सी रोटी थी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गई है, एक ऊपर त्रिभुज एक नीचे त्रिभुज। त्रिभुज यहां से लेकर यहां तक, AC का मान है 24, तो ये 24 हो गया, ये भी 24 हो गया, ये भी तो AC ही है। यहां से यहां तक डाला गया लंब, देखो ये 90 अंश का है भैया, 90 अंश का है, ठीक। तो ये है 13, तो ये है 13, यानी ऊंचाई 13 है। यहां से यहां तक ये कितना है 8, चलो ये हमने लिख दिया 8, सही है। अब चलो इसका क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे, पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा, सही है। इसका मतलब हमें अगर हम चतुर्भुज किसका मान निकालना है ABCD का, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो ये दो टुकड़ों में बढ़ गया है। सबसे पहले त्रिभुज ACD और प्लस में त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, सही भैया। चलो निकालते हैं। ACD 1/2 गुणे बेस गुणे इतना प्लस 1/2 गुणे बी गुणे एच। पहले वाले त्रिभुज में बेस कितना है 24, ऊंचाई कितनी है 13, प्लस 1/2 बेस कितना है 24, ऊंचाई कितनी है 8, यहां लिख दिए 8। 2 से इसको काट दो 12, 2 से इसको काट दो 12। अब हमारे पास, अच्छा ये 13 है भैया, बी ना पढ़िएगा। चलो 12 गुणे में 13, ये यहां से बचा, प्लस में 12 गुणे में 8। 12 को 13 में गुणा करना है 156 होता है, 12 तरहिया में 156 होता है भैया, ठीक है 156 और प्लस में 12 8 96, 6 6 12, 9 5 14 1 15, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर है तो मीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। हमें इतनी बड़ी रोटी खाने को मिली, लेकिन हमने उसको अपने हिसाब से जितना बड़ा टुकड़ा हम खाते हैं उतना बड़ा टुकड़े में बांट दिया, ताकि हमें पता रहे कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आसान है, इसका क्षेत्रफल निकालना आसान है, इसका क्षेत्रफल निकाला, इसका क्षेत्रफल निकाला, दोनों को जोड़ दिया, उत्तर आ गया। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जी ये वाली चीज जो है बेस है, ये वाली चीज बेस है, जो पलट गया कैसे, ऊंचाई पता चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये त्रिभुज ऐसे बना है ना, ये त्रिभुज ऐसे बना है, अगर हम चाहें तो इसको मोड़ भी सकते हैं। नहीं भैया तुमको नहीं मोड़ सकते, तुम लोग ऐसे ही रहो। भाग गया क्या? कैसे हुआ? अच्छा ये है। अगर हम इसी त्रिभुज को ऐसे बना दें तब भी बात वही है, A B C, यहां पर 24, यहां पर ये 8, ठीक है। तो ये चीज चाहे ऐसे रखा हुआ है। अच्छा ये बताओ, मान लो कि अगर हमारे पास ये पंजा है, ये हमने ऐसे रखा उतनी ही जगह लेगा, ऐसे रखा उतनी ही जगह लेगा, इसको ऐसे करके रखा उतनी ही जगह लेगा। तो ये पेपर का टुकड़ा है, जितनी जगह ऐसे ले रहा है, इसको घुमा दिया जाए तब भी तो उतनी ही जगह लेगा ना। तो चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, बात वही है। लेकिन ऐसे आप लोगों को हो सकता है समझने में दिक्कत हो, तो ऐसे मान लो, ठीक। चलो एक और क्वेश्चन है इस पे, देखते हैं उसका कैसे निकलेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो जितने भी फार्मूले हैं सब आपके रिवाइज होने वाले हैं, ठीक, जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब देखो सर जी MNOPQR, ये इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब ये कौन सा फिगर है पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, इसलिए हमें सहारा लेना पड़ेगा छोटे छोटे टुकड़े का। देखो एक छोटा सा त्रिभुज है ये, चलो हम इस पे नंबरिंग करते हैं ताकि अभी निकाल करके सबको जोड़ेंगे। चलो नंबरिंग कर देते हैं भैया। ये एक त्रिभुज है, एक नंबर है। सर जी ये कोई और फिगर है, अभी समझाएंगे कौन सा है। ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है। पहले आप ये हजम करो कि जो 6 नंबर हमने डाले हैं वो आपको पल्ले पड़ रहे हैं। ये छोटा सा त्रिभुज है जिसका नाम MAN है। ये छोटा सा कोई है,
अभी बताएंगे। ACON है, ये छोटा सा त्रिभुज है, ये छोटा सा त्रिभुज है, ये छोटा सा त्रिभुज है, और ये वही फिगर है जो यहां है। सही है, 4 त्रिभुज है और 2 है ट्रेपीजियम, यानी कि समांतर चतुर्भुज, सॉरी समलंब चतुर्भुज। अब कोई कहेगा सर जी समलंब कैसे है? आराम से देखो, हम बाहर निकाल के इसको बनाते हैं, निकाल करके मिटा देंगे, ठीक है। क्या आपको लगता है कि यही फिगर है वो? हाँ सर जी यही तो है। तो क्या ये आपको नहीं लगता है कि समलंब चतुर्भुज है? सर जी समलंब चतुर्भुज होता है जिसकी 2 भुजा समांतर हो। कहां है समांतर? अरे है तो, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है। सही है। अगर इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ा जाए तो ये फिगर ऐसे बन के तैयार होगा। सही है, बन के तैयार होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर जी ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के समांतर है और ये समांतर चतुर्भुज है, सॉरी समलंब चतुर्भुज है। ये दूसरा और पांचवा फिगर समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, 1/2 गुणे में a प्लस बी इंटू में h। अभी निकाल देंगे, पहले आपको समझा दे a प्लस बी क्या है। सर जी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ए बी हो गई, और ये वाली जो सीधी है उसको h बोलेंगे। तो सर जी ये वाली ए है और ये वाली भुजा बी है, और यहां से लेकर यहां तक वो जो है हाइट है, ऊंचाई है। समझ में आ रहा है? फिगर भले आपको टेढ़ा ऐसे दिख रहा है, लेकिन हम ऐसे करके पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा। समांतर भुजाओं का योगफल और इंटू में h, जो लाइन 90 अंश का कोण बनाती है वही हाइट होती है। सही है, अब इरेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया ये गया तेल लेने, ये गया तेल लेने। अब हम एक एक फिगर का क्षेत्रफल निकालते हैं, आराम से देखिएगा। पहला वाला, सर जी ये क्या हो रहा है? पीली वाली चलो भैया, नहीं आएगी, गुस्सा हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आएगी तो हम पहले वाले का निकालते हैं, पहले वाले का। ठीक है भैया, पहला वाला देखो, इसका क्षेत्रफल। सर जी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है, तो ठीक है फार्मूला देखते हैं। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे में बेस गुणे में ऊंचाई। सर जी बेस तो इतना छोटा सा है, एम ए है, यही बेस है ना भैया इस त्रिभुज के लिए, यही तो बेस है एम ए तो कहीं है ही नहीं। अरे क्या लिखा हुआ है? एम ए 2 सेंटीमीटर, तो हम यहां 2 लिख सकते हैं। 1/2 गुणे बेस का मान है 2। हाइट देख लो, हाइट ए एन यानी 2.5। सही है, ये दोनों शहीद हो गया, हमारा उत्तर आ गया 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला वाला आंसर हो गया। सही भैया, चलो दूसरा वाला निकालते हैं। अच्छा पहले हम लोग निकाल लेते हैं 1 3 4 6, ताकि त्रिभुज वाला हो जाए सत्यानाश। चलो सबका निकालते हैं। देखो पहला हो गया, तीसरा निकालेंगे, चौथा निकालेंगे, छठा निकालेंगे। चलो भैया इसका निकाल देते हैं। क्षेत्रफल, क्या फार्मूला लिखना जरूरी है? अब तो जब त्रिभुज का ही क्षेत्रफल है तो क्या जरूरत है बार बार फार्मूला लिखें? हाफ बी एस सामने आपके लिखा हुआ है। चलो इसका निकालना है। सर जी इस बार सी से लेकर पी तक बेस है। अरे तीसरे वाले त्रिभुज का जो देखो, यहां से यहां तक ये चीज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ना भैया? तो इसमें बेस यहां से लेकर यहां तक है, इसका मतलब सी से लेकर पी तक बेस है। सर जी यहां से सी से पी तक तो है ही नहीं, ये कैसे निकलेगा? कहीं सीपी दिखाई दे रहा है? नहीं। तो इस चीज को पहले आप निकाल लो, आराम से देखो, आराम से। हम इस लाइन को यहां फिर से ड्रा करते हैं। ये हमने ड्रा कर दिया, यहां इधर एम है, इधर पी है, बहुत अच्छी बात है। बीच में यहां ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है, उसके बाद डी है। सबका मान यही निकाल देते हैं। एम से लेकर पी तक 9 है, एम से लेकर पी तक 9 है भैया, पूरा पूरा 9 है। ठीक, एम से लेकर डी तक 7 है, एम से लेकर डी तक 7 है, ये पूरा 9 है, यहां से यहां तक 7 है, तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक 2 बचा। फिर से सुनो, एम से लेकर पी तक 9 है, पूरा 9 है, एम से लेकर डी तक 7 है, यहां से लेकर यहां तक 7 है, तो ये 2 ही तो बचा, पूरा 9 था तो 2 रुपए अभी उसके पास बचा है। ठीक, सी से लेकर एम तक 6 है, यहां से यहां तक 6 है, यहां से यहां तक 6 है, सी से एम तक 6 है, और आपको पता है यहां तक 7 थी,
एम से लेकर डी तक, एम से लेकर डी तक 7 थी और यहां तक 6 है, तो ये बचा 1। अब आगे बढ़ो, ए से लेकर एम तक 2 है, ठीक है भैया, ये तो 2 है। बी एम 4 है, बी एम 4 है, देखो ध्यान से, बी से लेकर एम तक 4 है, बी से लेकर एम तक 4 है, तो ये पूरा 4 है, ये 2 निकल गया, तो इसको मिला कितना? सही है, पल्ले पड़ रहा है। ये पूरा बी से लेकर एम तक 4 है, ए से लेकर एम तक 2 है, तो ये बचा 2। लेकिन सर जी अभी बीसी बचा हुआ है, ये कैसे निकलेगा? कोई दिक्कत नहीं, टोटल लेंथ कितनी है? टोटल 9, पूरा यहां से लेकर यहां तक 9 आना चाहिए था, लेकिन अभी 2 2 4 2 6 1 7, 7 खत्म हुआ है, तो 2 इसको मिलेगा, 9 हो गया। अब सबका मान पता चल गया, रखते हैं। तीसरे वाले त्रिभुज में बेस है सी से लेकर पी तक, सी से लेकर पी तक, सी से लेकर पी तक, सी से पी तक, तो 3, तो हम यहां रखते हैं 1/2 गुणे में 3। ऊंचाई कितनी है? 3। ऊंचाई कितनी है भैया? 3। 3 त्रिका 9 बटे में 2, उत्तर में 4.5 काटेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो चौथे वाले में ये है बेस, एम से लेकर बी तक बेस है, एम से लेकर बी तक बेस है। अगर किसी को तकलीफ होती है सर जी बेस और हाइट में बड़ी दिक्कत होती है, चाहे जिसको बेस चाहे जिसको हाइट कर सकते हो। 2 लोग हैं ना आपके पास, अरे ये तो पता नहीं क्या है, ये तो कड़ोड़ है, जो बचेगा बेस और हाइट को आगे पीछे कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको बेस ले रहे हैं तो ये हाइट हो जाएगा, अगर इसको बेस लेंगे तो ये हाइट होगा। सही है, चलो 1/2 गुणे बेस कितना है? एम से लेकर बी तक, एम से लेकर बी तक पूरा है 4, हाइट कितनी है? 2.5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहां से बचा है 2 गुणे 2.5, इसका मतलब गुणा करेंगे तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आ जाओ, डीपी, डीपी 2 है और ये भी 2 है, तो डायरेक्ट देखें 1/2 गुणे 2 गुणे 2, ये शहीद हो गया, हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ गया स्क्वायर। 4 त्रिभुज का मान आ चुका है। अभी हमारे पास 2 ट्रेपीजियम है, 2 समलंब चतुर्भुज है, जिसका नंबर है, एक का है 2, एक का है 5, एक का है 2, एक का है 5। चलो पहले हम दूसरे वाले का निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? फार्मूला याद होना चाहिए तभी तो निकलेगा। 1/2 गुणे में ए प्लस बी समांतर भुजाओं का योगफल गुणे में ऊंचाई। चलो भैया 1/2 तो पहले रहेगा, बीच में गुणे समांतर भुजाओं का योगफल, दोनों को जोड़ना है। आराम से देखिए, दोनों को जोड़ते हैं, ए और बी। इसका चाहे ये ए रहेगा चाहे ये, चाहे जो रहे। चलो 3 में 2.5 जोड़ना है, यानी 3 धन 2.5 गुणे में ऊंचाई। अगर ये हो गई भुजा तो ये यहां से लेकर ए से लेकर सी तक ऊंचाई है, ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी यहां देखना पड़ेगा, ए से लेकर सी देख लो 4 है, दिखाई दे रहा है ए से लेकर सी, तो यहां हो गया 4, ये इससे कट गया। अगर अंदर वाला काटना है तो पहले जोड़ो तब काटना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 में 2.5 जोड़ेंगे तो उत्तर आया 5.5, और अभी 2 से गुणा करना है तो उत्तर आ गया 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक समलंब चतुर्भुज का है। चलो इसका एक और है, अभी इसका एक और है 5वां नंबर। क्षेत्रफल का फार्मूला इस बार नहीं लिखेंगे क्योंकि लिखा तो हुआ है आपके सामने। क्षेत्रफल बराबर 1/2 तो रहेगा ही, इसके बाद दोनों भुजाओं का योगफल 2.5 और 2, 2.5 और 2, सॉरी 2। ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई बी से लेकर डी तक है, बी से लेकर डी तक है। अरे देखो भैया 5 वाले नंबर में यहां से लेकर यहां तक आ रहा है ना, यहां से यहां तक है, तो बी से डी तक, बी से डी तक कितना हो गया? 3 दिखाई दे रहा है, 2 1 3 बराबर, कटेगा नहीं। देखो ये 4.5 गुणे में 3 और नीचे 2 है, तो इसको गुणा करते हैं, 3 5 15, 3 चौक 12, 1 13, 13.5 बटे में 2। इसको और काटते हैं तो 2 छक 12, 2 सते 14, 2 पंजे 10, सही है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर।
सब आपके सामने 1 2 3 4 5 6 6 को जोड़ना है, उत्तर हो जाएगा। तो कुल क्षेत्रफल यानी उसका क्षेत्रफल जो है वो कुल क्षेत्रफल बराबर 2.5 4.5 5 2 11 6.75 इन सबको जोड़ना है। तो रुपये वाला रुपये में जोड़ लो, पैसा वाला पैसे में जोड़ लो। ठीक है, देखो यहां पर ये दोनों देखो 4.5 रुपया है, 2 रुपया 50 पैसा है। 4 ऐसे जोड़ो, 4 2 6 रुपया हो गया, 8 आना ये 8 आना ये 1 रुपया बन गया, यानी 7 रुपया यहां से हो गया। 7 5 12 12 2 14 14 और 11 25 25 में 6 31 और 7 5 7 में रहेगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर हो सकता है गलती हुई हो तो फिर से आप कर लीजिएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। आपको मेहनत से मेथड पकड़ना है कि कैसे किया गया है। ठीक है, चलो ये हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वृत्त वाले में देखते हैं। सर्कल, सर्कल में भी एक चक्कर लगाओगे तो परिमाप निकलेगा, ये कुछ स्थान घेरेगा तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो हम दोनों यहां पे फार्मूला लिख देते हैं। सर जी मान लो यहां पर एक सेंटर है, सेंटर से इसकी दूरी रेडियस होती है, तो ये अगर हम यहां से एक चक्कर लगाना चाहें, एक चक्कर जो चली गई दूरी परिमाप होता है, लेकिन वृत्त में परिमाप को ही परिधि बोला गया है। आप परिमाप बोलोगे तब भी सही है, 100% सही है, लेकिन एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है, परिमाप को वृत्त में परिधि बोला गया है। तो परिधि बराबर होता है, परिधि बराबर होता है 2πr, जहां पर पाई का मान या तो 22/7 रखना है, क्वेश्चन बताएगा, या फिर पाई का मान 3.14 रखना है, वो क्वेश्चन आपको इंडिकेट करेगा, आपको बताएगा कि पाई का मान इतना रखो। सही है, सरकमफ्रेंस इसको बोलते हैं, सी से लिखा जाता है, तो सी बराबर 2πr। समझ में आ गया, एक चक्कर लगाने पर कितनी दूरी आप तय करोगे वो चीज होती है परिधि 2πr। आर क्या है, त्रिज्या। चलो अगर सर जी इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई गुणे में त्रिज्या का वर्ग। सही है, ये पूरा, ये पूरा। लेकिन अगर कोई कहे कि सर जी हमारे पास एक है अर्धवृत्त, एक है अर्धवृत्त, तो सर जी इसका कैसे क्षेत्रफल निकलेगा? इसका क्षेत्रफल बहुत ही आसान है। अर्धवृत्त का मतलब पहले समझो, अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है, तब तो हम समझेंगे। अच्छा चलो तुम जाओ, हाथ से बना ले हम। देखो ये मान लो त्रिभुज है और ये सेंटर से पास करते हुए एक व्यास है, तो व्यास में ये जो बच रहा है ये आधा, इसको हम लोग बोलते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त यानी वृत्त का आधा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो लिख लो भैया, कुछ भी नहीं है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। जैसे सेब ओब देखे हो ना, आधा काटते हो तो कितना एरिया निकला है, वो देखो कैसे वृत्त का क्षेत्रफल, आधी रोटी है वो कितना क्षेत्रफल घेरेगी वो बताओ। देखो ये पूरा है, ये पूरा है क्षेत्रफल, इसके 2 टुकड़े करने हैं मतलब आधा करना है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। सही है, इतना ही आसान है। तीनों फार्मूले आपको याद होना चाहिए, 2 याद है तो तीसरा अपने आप याद हो जाएगा। परिधि यानी सरकमफ्रेंस यानी पेरीमीटर या परिमाप 2πr होता है, क्षेत्रफल यानी एरिया πr स्क्वायर होता है, ये पूरे का होता है। ये अर्ध क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा या अर्ध क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो πr स्क्वायर को 2 से भाग दोगे तो उत्तर आ जाएगा। सही है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये दोनों फार्मूले आपको पता होना चाहिए, कंपलसरी कंपलसरी। ठीक, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं सॉलिड, सॉलिड शेप्स, यानी इसमें देखो ये लिखा हुआ है घनाभ, ये है बेलन, और ये है शंकु, और ये है घन।
इनके बारे में हमें देखना है। अब ये जो सॉलिड शेप्स हैं, इसमें इसमें वो क्षेत्रफल नहीं होता है जो एक प्लेन में है होता है, नहीं, इसमें अब बोला जाएगा सरफेस एरिया, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो उसके पृष्ठ पर है वो क्षेत्रफल। अब इसमें क्षेत्रफल के साथ साथ वॉल्यूम आ जाएगा, मतलब आयतन आ जाएगा। चलो एक एक को समझते हैं पहले आराम से। सबसे पहले सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका किसका है, एक घनाभ का एक घन का। आराम से देखो, जैसे आप जिस रूम में बैठे हो वो 4 दीवार से बना होगा, तो चारों दीवार का क्षेत्रफल निकलेगा। अरे भैया वो तो 2D है, एक दीवार का क्षेत्रफल निकालो, सामने वाले का भी उतना ही क्षेत्रफल होगा, इस वाले का निकालो, इसका भी उतना ही क्षेत्रफल होगा, ऊपर वाला भी निकालना पड़ेगा, नीचे वाला भी निकालना पड़ेगा। तो ऊपर वाला निकाल करके 2 से गुणा कर दो, नीचे वाला भी हो जाएगा। तो ये 6 फलक का जो क्षेत्रफल होता है उसी को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सही है। चलो इसका कैसे निकालेंगे सर जी, बहुत ही आसान है, आराम से देखिएगा। मान लो ये वाली आपके सामने की दीवार है, ये मान लेते हैं लंबाई है, ये मान लेते हैं लंबाई है, और ये इसकी चौड़ाई है, और ये इसकी ऊंचाई है। सही है। तो ये भी लंबाई हो जाएगी, ये भी लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी, और ये ऊंचाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी। सही है। आराम से देखो, आराम से, बहुत ही आराम से देखेंगे। ये आपके सामने एक दिखाई दे रहा है ना, ये एक सामने दिखाई दे रहा है ना, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें, देखो यहां लिखा हुआ है सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल 2 प्रकार के होते हैं, पहले यहां समझो। एक होता है क्षेत्रफल जिसमें 6 फलक आते हैं, एक क्षेत्रफल होता है जिसमें 6 फलक आते हैं, और एक क्षेत्रफल होता है जिसमें ऊपर और नीचे को छोड़ करके। तो अगर ऊपर और नीचे छोड़ दिया जाएगा तो उसका नेम है लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सही है। और अगर ऊपर और नीचे को छोड़ करके नहीं, ले करके बोला जाए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। लेकिन अब याद कर लो, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर 95% केस में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होती है, पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात होती है। और अगर वो इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर्व सरफेस एरिया हमें चाहिए, तो ऊपर का ढक्कन नीचे का ढक्कन छोड़ देना, मतलब अपने रूप से छत उड़ा देना और नीचे वाली जमीन उड़ा देना। सही है। याद रखिएगा हमेशा कर्व सरफेस एरिया यानी सीएसए और टीएसए में फर्क यही है कि ऊपर और नीचे का अगर छोड़ दिया जाए तो वो बनता है कर्व सरफेस एरिया, और वही मिला दिया जाए तो वो हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। अगर हम सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पूरे की बात होती है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पूरे की बात होती है। सही है। चलो अब इसमें कितने फलक हैं, 6 फलक हैं। हम डेरिवेशन आपको बताते हैं, समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा और अच्छी बात है, भूल जाइएगा। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, 6 फलक है, हम 6 फलक का एरिया निकाल करके जोड़ते हैं। देखो आपके सामने ये लंबाई है, ये चौड़ाई, अगर मान लो, अरे भैया किसी भी प्लेन फिगर का लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो होता है। तो ये देखो, ये जो आपके सामने है दिखाई दे रहा है, ये इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इन दोनों को गुणा करके। हो गया। मतलब इस सामने वाली दीवार का कैसे क्षेत्रफल निकलेगा, लंबाई में ऊंचाई से गुणा करके। हो गया। सर जी जब सामने का हो चुका है, इसका क्या अलग से निकालें, नहीं सर जी इसका जितना आएगा उसका इतना आएगा, मतलब एक बार और जोड़ दो या 2 से गुणा कर दो। चलो हम एक बार और इसी को जोड़ देते हैं ताकि आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अब आगे बढ़ो, ये साइड में यानी जो हमारे पास ये है, ये दीवार, इसका कैसे निकलेगा, इसका कैसे निकलेगा भैया, ये बी है, एच में गुणा कर दो एक बार और। क्यों, क्योंकि जितना इसका रहेगा उतना सामने वाली दीवार का रहेगा। चलो अब ऊपर चलते हैं, ऊपर मतलब इस पे चलते हैं, इस पे इसका कैसे निकलेगा, एल का गुणा बी में, एल गुणे में बी। एक बार और लिख दें, क्यों एक बार और लिखें, क्योंकि जितना ऊपर का है उतना नीचे का है। 6 फलक हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6। सही है। अब इसको जोड़ते हैं, एल एच 2 बार एल एच हो गया, प्लस 2 बार बी एच हो गया,
2 बार LB हो गया। सर जी 2 कॉमन ले लीजिए, LH BH LB। सर जी अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला याद कर लीजिए, LB BH HL। ये है फाइनल खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला हिसाब। इतना करने के बाद ये आया है। सर जी ये याद नहीं होता है, कैसे करेंगे? बहुत आराम से देख लो। समझ लो कि एक सर्कल बना है और ये चक्का इधर से इधर घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। इस पर L लिखा है, इस पर B लिखा है, इस पर H लिखा है, इस पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखा है। सही है, ये चक्कर ऐसे ऐसे घूम रहा है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया बराबर 2 गुणे, यहां तक याद हो रहेगा। सर जी ये कैसे आता है? बहुत आराम से देखो, पहली बार इसको इससे मिला दो, क्या है? LB है लिखा हुआ है। B को H से मिला दो, BH लिखा हुआ है। H को L से मिला दो, HL लिखा हुआ है। बस यही चक्कर घुमाना है, LB BH HL हो गया कंप्लीट, एक चक्कर हो गया। सही है, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है ना भैया? बहुत अच्छी बात है, यहां तक आपको पता होना चाहिए। ये है टोटल सरफेस एरिया। अगर कोई कहता है कि ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ के निकालो, तो हम इन दोनों को नहीं लिखेंगे, है ना? ऊपर और नीचे वाला छोड़ करके लिखेंगे, सब सही हो जाएगा। आपकी मर्जी है। चलो हम यहाँ टोटल सरफेस एरिया, चलो अभी क्वेश्चन में आएगा तो बताएंगे। यहां तक समझ में आ गया? इसमें आते हैं TSA निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया। सर जी ये है घन, घन का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर। ये अगर A है तो ये भी A रहेगा, ये भी A रहेगा, ये भी A रहेगा, सब A रहेगा। तो अब यहां पर एक का देखो, एक ऐसे रूम में जिसकी चारों दीवार बराबर हो, ऊपर वाला नीचे वाला भी बराबर हो, इसका मतलब ये हुआ कि वो घन है। ठीक है, और घन में जितना एक का क्षेत्रफल होता है उतना इसका भी रहेगा, उतना उसका भी रहेगा, उतना उसका भी, उसका भी, इसका भी, सबका उतना ही रहेगा। मतलब अगर एक का एरिया निकाले तो A इंटू A, ये एक का हो गया। क्या 6 बार लिखें? नहीं सर जी 6 से गुणा कर दो, क्या जरूरत है? तो ये हो गया 6A²। ये होता है टोटल सरफेस एरिया। 6 गुणे में भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग 6 फेस है ना, 1 2 3 4 5 6, सही है। तो 6A²। अगर वो घन है तो, और अगर इसमें CSA पूछे, मतलब ऊपर नीचे छोड़ करके पूछे, तो 4 रहेगा, 1 2 3 4। अगर कहेगा सर जी ऊपर से ढक्कन खुला है नीचे बंद है, ऊपर खुला है तो खाली ऊपर वाला गायब है ना, इसका मतलब 1 2 3 4 5, 5A² लिख दीजिएगा। सही है, समझ में आ रहा है? पल्ले पड़ रहा है? चलो आगे देखें। सर जी सिलेंडर बेलन का कैसे वक्र पृष्ठ निकालते हैं या संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं? तो देखो ये बेलन है भैया, ये बेलन है। यहां पर सेंटर होगा, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को H बोला जाता है। ये R होती है, रेडियस होती है। चलो सर जी सबसे पहले इसमें देखो CSA निकालते हैं ताकि क्लियर हो जाए। यहां से CSA और TSA क्या होता है? CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय का मतलब जो मुड़ा हुआ होता है, जो मुड़ा हुआ होता है, यानी ऊपर का ढक्कन नीचे का ढक्कन छोड़ करके। आपने देखा होगा जब केरोसिन आता था, मिट्टी का तेल आता था, मिट्टी का तेल, तो वो एक बड़ा सा ड्रम में आता था, ऊपर वाला ढक्कन खुलता था, नीचे वाला ढक्कन खोल दिया जाता था, है ना, जब उसको अलग करना होता था। तो वो जो निकलता था, वो जो ऐसे ऐसे टिन निकलती थी, वो अगर सिर्फ उसका एरिया पूछा जाए तो वो आता है CSA में, और दोनों ढक्कन का एरिया मिला दिया जाए तो TSA होता है। इसका मतलब सिर्फ अगर हम ऐसे ऐसे जो चक्कर मार रहा है उसका निकालें तो उसका होता है 2πRH। सही है, ये कर्व सरफेस एरिया है। अब TSA क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। ये क्या होता है? देखो हमने कहा चारों दीवार का एरिया निकाल लो,
तो CSA हो गया, दोनों ऊपर और नीचे जोड़ दो तो TSA हो गया। वैसे यहां पर भी है, साइड साइड का निकल गया तो CSA, ऊपर और नीचे जोड़ दिया जाए तो उसको बोलते हैं TSA। अब ऊपर और नीचे है क्या, सबसे पहले ये साइड वाला नोट करो, ये हो गया साइड वाला, प्लस सर जी ऊपर जो ढक्कन लगा होता था वही नीचे ढक्कन, और ढक्कन कैसा होता था, गोल, गोल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, गोल वाले का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ऊपर एक वृत्त है, नीचे एक वृत्त है, जितना बड़ा ऊपर है उतना बड़ा नीचे है, इसका मतलब इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा, वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्या एक बार और लिखे पाई आर स्क्वायर, नहीं सर जी, 2 से गुणा कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, दोनों का हो गया, सही है। अब देखो यहां पर देखो, इसको चाहे आप ऐसे याद कर लो, या फिर 2 हो गया कॉमन, पाई हो गया कॉमन, आर एक बार कॉमन, इसका मतलब 2 पाई आर कॉमन, और यहां बचा क्या एच, और यहां बचा क्या आर, अरे 2 बार था, एक बार निकाले, एक बार तो बचेगा, तो ये है फार्मूला, सही है। चाहे आप याद करो कि 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, या फिर आपको याद करना है तो 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर, ये याद कर लो। चलो आगे बढ़ो, कोण में CSA TSA, सबसे पहले ये होगा सेंटर, यहां से यहां तक की दूरी को रेडियस, ये हाइट, ये स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई, तिरछी नहीं तिर्यक ऊंचाई, ठीक। देखो भैया कोण का मतलब होता है शंकु, शंकु का मतलब होता है बर्थडे कैप, आपने देखा है वो चीज, या फिर आपने कोण वाली आइसक्रीम खाया है वो चीज, सही है। देखो CSA, CSA का मतलब ऊपर और नीचे का छोड़ करके, तो सर जी इसमें तो ऊपर एक पॉइंट है तो पॉइंट तो छूटेगा नहीं, नीचे एक ढक्कन लगा है, उस ढक्कन का एरिया अगर माइनस कर दिया जाए, उस ढक्कन का एरिया ना लिया जाए तो हमारे पास CSA निकलता है, और CSA का फार्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल, पाई 22/7 या 3.14, आर त्रिज्या, एल तिर्यक ऊंचाई। सर जी अगर इसमें जोड़ दिया जाए इस ढक्कन का एरिया, ढक्कन का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, तो ये फार्मूला हो गया TSA यानी टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर कोई कहेगा सर जी हम पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो खुशी खुशी आप ले सकते हो, तो आपके पास बचेगा L प्लस आर ब्रैकेट में, ये है फार्मूला, ठीक है। CSA पाई आर एच, सॉरी पाई आर एल, और TSA पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर लिखो, या पाई आर कॉमन लेकर के L प्लस आर लिख दो तब भी सही है, ठीक है। जितना भी फार्मूला बताया गया आप उसको एकदम मेहनत से हजम करिए, उसके बाद ही क्वेश्चन होगा। सर जी आगे बढ़ो, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है आयतन, आयतन का मतलब क्या होता है, जैसे इस रूम में रखी हुई है फ्रिज, तो जब फ्रिज नहीं थी तो बहुत ढेर सारी वहां जगह थी, जैसे ही हमने फ्रिज रखा तो फ्रिज आते ही उतनी जगह, उतना स्पेस खत्म हो गया, गायब हो गया, वो उस जगह ले ली। तो कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट जितना स्थान घेरती है उसको उसका वॉल्यूम बोलता है। ये पेन हवा में है तो कुछ स्थान घेरी है तो उसका इसका वो जो है इसका वॉल्यूम है। हम खड़े हुए हैं, हमने भी कुछ स्थान घेरा हुआ है तो हमारा वॉल्यूम है। आप भी बैठ करके कहीं बैठे हो तो जहां बैठे हो वहां पर स्थान घेरे हो, अरे भैया ये सब स्थान ही तो घेरे हैं, तो वो चीज वॉल्यूम होता है। यानी कोई भी वस्तु या कोई भी फिगर या कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्थान घेरता है वही उसका वॉल्यूम होता है, सही है। चलो सर जी क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, तो सबका वॉल्यूम यानी आयतन हम लिख दे रहे हैं, सबका फार्मूला LBH, ये L है, ये B है, ये H है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर तीनों को आपस में गुणा कर दोगे तो बन जाएगा आयतन का फार्मूला, वो भी घनाभ का, घनाभ का। याद रखिएगा हमेशा
अगर ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। 3 लोग हैं, 3 का गुणा किया जाएगा तो 3 बार सेंटीमीटर आएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इसका मतलब वॉल्यूम की जो इकाई होती है वो हमेशा घन होती है, घन। ठीक है, यानी जो भी रहेगा उसकी 3 घात लगाएंगे। याद रखेंगे, स्क्वायर में 2, पेरीमीटर में कुछ भी नहीं, 1 बार, और इसमें 3 बार। याद रखिएगा। आयतन, घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घन का आयतन, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर, यानी एल गुणे एल, या बी गुणे बी, एच गुणे ए, इसीलिए इसको अलग से ए लिखा जाता है। ए सभी भुजा ए है, तो भैया लंबाई ए, चौड़ाई ए, ऊंचाई ए, इसलिए ए का क्यूब या भुजा का क्यूब लिखते हैं या भुजा का घन लिखते हैं। लो भैया, एरोप्लेन जा रहा है, देखो कितनी आराम से जा रहा है ना। चले गए, लग रहा है ट्रंप आए थे दौरा करने। चलो देखो भैया, इसका घन का आयतन भुजा का घन, घनाभ का आयतन LBH। सिलेंडर का आयतन, कहीं सिलेंडर रखा हुआ है तो वो कितनी जगह घेरा है, तो भैया जी सिलेंडर का आयतन होता है, इसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर पाई 22/7 या 3.14, जहां पर आर त्रिज्या, जहां पर एच ऊंचाई। बहुत अच्छी बात है सर जी। इसका आयतन क्या, प्रैक्टिकल में हम आपको एक चीज बताते हैं। अगर कभी भी आपके पास एक कोन है, एक सिलेंडर है, एक बेलन है और एक शंकु है, बेलन और शंकु है, ऊंचाई सबकी बराबर हो, ऊंचाई सबकी बराबर हो, रेडियस सबकी बराबर हो, यानी दोनों की त्रिज्या बराबर, दोनों की ऊंचाई बराबर, दोनों की ऊंचाई बराबर होनी चाहिए, दोनों की त्रिज्या बराबर होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, अगर इसमें 1 गिलास पानी आएगा तो इसमें 3 गिलास पानी आएगा। 100% एग्जैक्ट यही है। मतलब अगर इसमें 3 लीटर पानी आता है तो इसमें 1 लीटर आएगा, अगर इसमें 15 लीटर आता है तो इसमें 5 लीटर आएगा। मतलब कहने का यह है, इसमें इसका 3 से भाग देने पर आता है, इसमें इसका 3 गुना पानी आता है। सही है, तो इसमें 3 से भाग देने पर, मतलब कहने का यह है कि सर जी पाई आर स्क्वायर एच है ना, तो 3 से भाग दे दो, यही आएगा, बस काम खत्म। प्रैक्टिकल जाके कर लीजिएगा। 2 बेलन और शंकु लेना है, जिसकी ऊंचाई बराबर होनी चाहिए, जिसकी रेडियस बराबर होनी चाहिए। तो अगर इसमें 3 गिलास आता है तो इसमें, सॉरी, इसमें अगर इसमें 1 गिलास आता है तो इसमें 3 गिलास, अगर इसमें 3 गिलास तो इसमें 9 गिलास आएगा। सही है, मतलब इसमें 3 गुना पानी आता है तो इसमें 1/3 आएगा। चलो भैया, ये आयतन का हो गया फार्मूला, गोद लो। LBH भुजा का क्यूब पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। सर जी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ये क्या होता है? आयतन और धारिता दोनों चीजें अलग है, पहले एक ना समझिएगा। देखो सुनो, ध्यान से सुनो। अगर मान लो ये फ्रिज है, फ्रिज जब हम यहां लाके रखेंगे तो वो कुछ स्थान घेरती है, उसको वॉल्यूम बोलते हैं। लेकिन फ्रिज के अंदर कितनी जगह है, फ्रिज के अंदर कितनी जगह है, वो होती है कैपेसिटी, यानी क्षमता, यानी धारिता उसको बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कोई एक रूम बनवा दो, बाहर से देखोगे तो ज्यादा जगह दिखाई दे रही बाहर से, लेकिन अंदर आओगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि दीवार मोटी मोटी होती ना भैया, वो माइनस हो जाएगी। तो याद रखना है, जितनी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जगह है, अंदर स्पेस है, खाली स्थान है, उसको बोलते हैं धारिता, और जितने वो जगह लेता है उसको बोलते हैं वॉल्यूम। पल्ले नहीं पड़ रहा है, हाथ दिखाई दे रहा है, मुट्ठी बंद, मुट्ठी बंद, ये मुट्ठी इतनी बड़ी दिखाई दे रही है, ये इसका वॉल्यूम है, ये पूरा इसका वॉल्यूम है। लेकिन इस मुट्ठी में बहुत देखो थोड़ा सा स्पेस है, ये जो इसके अंदर स्पेस है उसको धारिता बोलते हैं, और ये पूरा जितना जगह घेरती है पूरा, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। सही है। अगर हम प्रैक्टिकल में ऐसे समझे 2D में, वैसे ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, गलत है, लेकिन समझाने के लिए, अगर सर जी ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये 2D है, इसका वॉल्यूम और कैपेसिटी नहीं निकलती, लेकिन फिर भी हम समझाने के लिए आपको बताते हैं। मान लो कि ये है 10, ये है मान लो 8,
तो ये पूरा स्थान घेरेगा 10 अठे 80, पूरा स्थान घेरेगा 80 मान लो। और अगर ये इसकी मोटी मोटी दीवार है भैया, ये इसकी मोटी मोटी दीवार है, ये इसकी मोटी मोटी दीवार है, ठीक है। अंदर बचा 8 और यहां बचा 6, 8 और 6। अब देखो बाहर से तो 80 है, लेकिन अंदर जो जगह है वो 8 छक 48, सही है। तो इसकी धारिता 48 है और इसका वॉल्यूम 80 है। समझ में आया? बाहर से तो इतना बड़ा दिखाई दे रहा है तो इसका वॉल्यूम है, अंदर जितनी जगह रहेगी उसको इसका क्या बोलते हैं? कैपेसिटी, धारिता बोलते हैं। जैसे फ्रिज वाला एग्जांपल दिए, वो जब आई तो बहुत जगह ली, लेकिन जितनी जगह वो ली है अंदर उतनी जगह दे नहीं पाई हमें, क्योंकि इतनी मोटी मोटी दीवार होती है, उसी में सब मशीन उसी वगैरह सब कुछ लगा होता है, उसमें शीशा ब्लेड ये सब रखा हुआ था, है ना। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो ये समझ में आ गया, आयतन और धारिता दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अब देखते हैं जितना हमने पढ़ा है उसको क्वेश्चन के फॉर्म में 2-4 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है उसको सॉल्व करते हैं। अगर आप यहां तक रुके हो तो रिक्वेस्ट है, कुल मिला के 4 क्वेश्चन हैं, आराम से देखिए, 4-5 क्वेश्चन है, आराम से देखिए, समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन अब आपसे नहीं छूटेगा, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं खुद से। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सांझली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है। मान लो कि एक तार है 44 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। इसको उठाया गया और इसे क्या बना दिया गया? एक वृत्त बन गया। यही तार मोड़ के बनाए गए, यही तार, इसका मतलब अगर हम यहां से तार खोलें, अगर हम यहां से तार एक चक्कर देखें तो 44 है, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक एक चक्कर जो है वो 44 है। और ये 44 किसका मान है? एक चक्कर को वृत्त में क्या बोलते हैं? परिधि, परिधि, इसका मतलब इसकी परिधि जो है वो 44 है। क्या यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। सांझली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक तार लेती है, 44 सेंटीमीटर है, और इसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। तो ये यहां से लेकर यहां तक जो लंबाई होगी 44 होगी ना, और वृत्त में एक चक्कर लगाने की जो तय की गई दूरी होती है उसको परिधि बोलते हैं। परिधि का मान 44 सेंटीमीटर है। बहुत है। चलो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिज्या ज्ञात करते हैं क्योंकि परिधि का फार्मूला आपको पता है। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर और बराबर में 44 लिखा है, 44 लिख दिए। 2 पाई का मान देखो यहां कह रहा 22/7 रखना है, तो 22/7 गुणे में आर का मान नहीं पता है, आर ही रहने दो, बराबर में 44। अगर आपको डायरेक्ट काटना आता है तो डायरेक्ट काटिए, नहीं तो जो चीज इधर नीचे है उधर जाएगा ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे जाएगा। अगर हमें डायरेक्ट नहीं आता है तो हम आर बराबर लिखेंगे 44, ये नीचे 7 है तो ऊपर चला जाएगा, और ये दोनों ऊपर हैं तो नीचे आ जाएंगे। 22 से कम 22, 22 दूना 44, 2 एक कम 2, ये खत्म। इसका मतलब आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला आंसर हो गया। आगे इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर देते हैं भैया। पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। पाई का मान 22/7 है और आर का मान अभी अभी आ गया है 7। आर स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार लिखना है, तो ये हो गया और यहां से ये कट गया। इसका मतलब हमारे पास 22 गुणे में 7 तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना नहीं भूलेंगे तो गलत हो जाएगा अगर भूल गए। ठीक, चलो यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, इसी तार को फिर से क्या बनाया गया? एक वर्ग बनाया गया, एक वर्ग बनाया गया भैया। तो वर्ग बना के देखते हैं, बन जा भैया, ये वर्ग बन गया है, वर्ग। और आपको पता है कि ये 44 सेंटीमीटर है। अगर हम यहां से लेकर पूरा एक चक्कर लगाते हैं तो 44 ही आएगा। और एक चक्कर को क्या बोलते हैं वर्ग में? परिमाप बोलते हैं। इसका मतलब परिमाप का मान आ गया है 44 सेंटीमीटर। परिमाप बराबर 44 सेंटीमीटर। आगे आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? प्रत्येक भुजा, परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणे में ए या 4 गुणे में भुजा, यही तो होता है, बराबर में 44। ये 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट गया, तो भुजा बराबर आ गया है, भुजा बराबर 11 सेंटीमीटर। ये आपका तीसरा आंसर तैयार है। आगे बोला है कौन सी आकृति
अधिक क्षेत्रफल घेरती है, मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल तो निकाला नहीं गया है, तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा का वर्ग। भुजा गुणे भुजा लिखो या भुजा का वर्ग लिख दो, चाहे जो लिखो, आपकी मर्जी है। भुजा का मान है 11 सेंटीमीटर, तो 11 गुणे 11 यानी 121 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे भैया। अब देखो कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या वर्ग? तो जिसका क्षेत्रफल ज्यादा वो अधिक स्थान घेरेगी, जो जिसका क्षेत्रफल कम वो कम स्थान घेरेगी। इसका क्षेत्रफल 121, इसका क्षेत्रफल 154, इसका मतलब वृत्त ज्यादा घेरेगी, वर्ग कम घेरेगा। ठीक है, तो आंसर हो गया वृत्त। समझ में आया? बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की सीट में से, पहले एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गत्ते जो सीट है वो बनाते हैं। लो भैया, इसका जो रेडियस 14 सेंटीमीटर है, चलो ये हो गया 14 सेंटीमीटर। सीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों को और 3 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है। अच्छा पहले सुनो, एक गोल गत्ता है, गत्ते की शीट है, उसमें से दो छोटे छोटे गोले निकाल दिए जाते हैं और साथ में एक आयत भी निकाल दिया जाता है। सही है? तो कह रहा है शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब जो अब बचा है उसका क्षेत्रफल बताओ। अरे जैसे आपके पास एक पेज होता है, पेज में आप टुकड़ा काट के निकाल लेते हो तो पेज कम हो जाता है ना, यानी क्षेत्रफल कम हो जाता है ना। तो अब देखो इसमें क्या किया गया है, इसमें 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के यहां पर निकाले गए हैं। कैसे निकालना है, चलो दो वृत्त और बनाते हैं, एक वृत्त एक वृत्त, ये निकाल लिया गया है। और क्या इसमें से निकाला गया है, एक आयत भी निकाला गया है। चलो मान लेते हैं एक आयत यहां से निकाला गया है। अब इसमें लिख देते हैं ये 3.5 है, इसकी रेडियस जो है वो 3.5 है, इसकी भी रेडियस 3.5 है, लंबाई है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर। इतना इतना बाहर निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं है, पहले हम देख लेंगे कि हमारे पास कितनी जगह है, उसके बाद इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, तीनों का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे, अपने टोटल में से इतना घटा देंगे, उसके बाद आंसर बता देंगे। तो सबसे पहले बड़े वाले जो सर्कल है उसका क्षेत्रफल देखो, बड़े वाले का क्षेत्रफल, बड़े वाले यानी हमारे पास टोटल कितना क्षेत्रफल था। क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, चलो बड़का आर लिख दिए ताकि पता रहे कि बड़का वाला है। ठीक, चलो पाई का मान कितना है भैया, 22/7, आर का मान है 14, दो बार लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर होता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब हमारे पास आया है 22 गुणे में 14 गुणे में 2, तो सर जी कितना हो जाएगा, 22 गुणे में 28, 22 अटे 176 होता है, 17 हासिल, 22 दूना 44 और 17 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल क्षेत्रफल है, यानी हमारे पास इस सीट में इतनी जगह है, इतनी जगह भरी हुई है। अब इसमें से निकाला जा रहा है एक क्षेत्रफल, पहले वृत्त का निकाला गया है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। सही है, एक बार और क्योंकि दो बार है, इसको भी तो निकालना है, इसको भी जोड़ते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। चलो ये निकाला गया क्षेत्रफल है भैया, निकाला गया क्षेत्रफल, निकाला क्षेत्रफल। पाई का मान 22/7, आर 3.5 है, गुणे में 3.5 है, प्लस 22/7 गुणे में 3.5 गुणे में 3.5 प्लस एल गुणे एच यानी 3 गुणे 1। अगर आपको एल एच नहीं अच्छा लगता तो एल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया यहां पर। ठीक है, चलो एल भी लिख देते हैं, नहीं तो कुछ लोगों को दिक्कत हो जाएगी। लो
7 एकम 7, 7 पचे 35.5 आ गया। 7 एकम 7, 7 पचे 35.5। आप चाहो तो एक का निकाल करके 2 से गुणा कर दो, तब भी बात वही है। ठीक है, देखो 22 पंजे 110 होता है। 110 में दशमलव भी लगाना है तो इतना आया, अभी 3.5 आया है। इसमें भी वही चीज आएगा, 22 पंजे 110 इतना आया, और गुणे में 3.5, यहां पर 3। चलो देखो 11 से गुणा करना है 35 में तो 5 आएगा, दशमलव आएगा, 8 आएगा, 3 आएगा। 38.5, यहां पर भी 38.5 आएगा, और प्लस में 3 आएगा। 38 38 76 1 77, और प्लस में 3 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकला हुआ क्षेत्रफल है। टोटल इतना था, इतना निकला है, तो बचा हुआ क्षेत्रफल यानी रिमेनिंग एरिया बराबर है 616 में से अच्छी निकाल दो भैया। सही है, तो 6 में से 0 निकालो, 11 में से 8 गए, 11 में से 8 गए 3, और यहां से 5, 536 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना क्षेत्रफल अभी भी रिमेन है। सही है। अरे बड़ा सा गत्ते की सीट थी, ये दोनों निकाल लिया गया। कुछ इस तरीके से शेप बन रहा है, ये निकला, यहां से ये आंख बन गई, और यहां से ये बन गया। सही है, यही ऐसे किया गया है। ठीक, चलो क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है। एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी है, तो चलो एक वृत्त देखते हैं कैसे बनता है भैया। ये वृत्त हो गया। अब इसके कह रहा है एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है। इसके चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है। ये कैसे इधर आएगा, पता नहीं कैसे आएगा, देखते हैं, ट्राई करते हैं। ए भैया कैसे होता है नहीं पता है, हो जाए भैया। यहां से बना दे, देखे, पकड़ ले भैया पकड़ ले। ओहो, पहले काहे नहीं बताया। हो गया, वाह जवान। चलो, वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है। ये है पथ, 4 मीटर है हर तरफ, ये रास्ता है 4 मीटर चौड़ा है भैया। अंदर फूलों की क्यारी है तथा फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर है। अब आराम से देखिएगा, आराम से देखो भैया, यहां सेंटर होगा। ये कह रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक फूलों की क्यारी का व्यास है 66 मीटर। दिखाई दे रहा है 66 मीटर। आराम से देखिए, 66 है, इसका मतलब अगर हम आधा देंगे तो 33 और 33 होगा। सही है, इतना समझ में आ रहा है। व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है। हमने आधा आधा लिख दिया। हमें पहले पता है कि ये 4 है, पहले पता है कि 4 है। ठीक, क्या बोला है, इस पथ का क्षेत्रफल बताओ। इस पथ का क्षेत्रफल बताना है। देखो हम ऐसा करते हैं, पूरे का निकाल देते हैं, उसमें से इसका निकाल करके घटा देते हैं, उसके बाद जो बचा इसी का तो क्षेत्रफल आ जाएगा भैया। सही है, बड़के वाले का निकाल लो, छोटके वाले का निकाल के निकाल दो, फेंक दो, माइनस कर दो, तो जो बाकी बचेगा किनारे किनारे, है ना। जैसे कभी कभी आप एक रोटी ले लो, रोटी ले लो, उसके बाद उसको मोड़ ओड़ के बीच से काट के निकाल दो, देखो ऐसे जालीदार ऐसे बन जाएगी, जैसे ये दिखाई दे रहा है ना। तो इसका मतलब बड़े का क्षेत्रफल निकालना है, बड़के वाले का, छोटके वाले का निकालना है, बड़के वाले में से छोटके वाले का माइनस कर देना है, उत्तर आ जाएगा। अब चलो सर जी, बड़े वाले का क्षेत्रफल, बड़े वाले का क्षेत्रफल, चलो बड़की वाली रेडियस हमने लिख दिया, माइनस छोटकी वाली रेडियस हमने लिख दिया। सर जी आप चाहो तो यहां पाई का मान 3.14 एक बार रख दो, या फिर कॉमन लेकर के लिख दो। चलो हम कॉमन लेके लिख देते हैं, ताकि और फार्मूले और से बता दें। ये पहले समझ में आ रहा है क्या निकल रहा है। अरे भैया ये जो है पथ का क्षेत्रफल, चलो हम लिख दे रहे हैं पथ का क्षेत्रफल।
बड़का वाला निकाल ले रहे हैं, बड़का वाले में से छोटका वाला निकाल ले रहे हैं, छोटका वाला निकाल के फेंक देंगे, बाकी यही साइड वाला बचेगा। सही है, तो ये आ जाएगा। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बड़का आर लिख दिए ताकि पता चले बड़का वाला है, माइनस छोटका वाला, इसमें पाई हमने कॉमन ले लिया। और देखो इसको और आगे इसी तरीके से बढ़ाओ, आसान रहेगा। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ओ हो सर जी, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बराबर होता है एक ब्रैकेट में जोड़ो और एक ब्रैकेट में घटाओ। सही है, तो क्या हम वही काम यहां भी कर सकते हैं? हाँ सर जी कर सकते हैं। यहां पर कैपिटल आर छोटा आर, कैपिटल आर छोटा आर, ये आसान तरीका, सबसे आसान तरीका है। नहीं तो वहां पर आप 70 का वर्क करोगे, 66 का वर्क करोगे, 33 का वर्क करोगे, दिक्कत होगी। चलो आराम से देखो, पाई का मान 22/7, बड़का वाला आर, देखो ध्यान से देखिएगा, बड़का वाला आर यहां से लेकर यहां तक जाता है, यहां तक। सही है, 33 ये है, 4 ये है, 33 यहां से यहां तक है, 4 ये है, तो पूरा बड़का वाला हो गया 37। ठीक है, समझ में आया, पूरा बड़का वाला हो गया 37। प्लस छोटका वाला 30, नहीं 33, छोटकी वाली रेडियस 33, फिर है ये है 37 माइनस 33। देखो कितना आसान हो गया, 22/7, 33 और 37 कुल मिला के 70 हो गया, गुणे 37 में से 33 निकाल दो तो 4 हो गया, ये इससे कट गया तो 10 आ गया, और 22 चौका 88 होता है, और 0 के साथ में इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है कि सेंटीमीटर, मीटर है, इसका मतलब मीटर रहेगा। लो भैया काम खत्म हो गया, इतना ही करना था, 880 मीटर स्क्वायर। अगर आप ऐसा करते कि लाओ पाई का मान रखें, फिर आर स्क्वायर करें, फिर घटाएं, फिर गुणा करें, जाने दो, फार्मूले से लगाओ जल्दी आएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दोगुना कर दिया जाए, घन आपको पता है ना भैया, घन मिल जाए, ये देखो है घन, घन बन जाए, इधर हम घन बना दे रहे हैं, मान लीजिएगा कि बराबर है कुछ देर के लिए, चलो ये है घन। कह रहा है किसी घन के प्रत्येक किनारे को दोगुना कर दिया जाए। क्या घन का किनारा आपको पता है? जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप मान के करिएगा एक, सबसे आसान एक मान लीजिए। मान लो कि यहां एक है, एक 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 है। अब ये कह रहा है कि घन का जो किनारा है ना वो डबल कर दिया जाए। डबल करने का मतलब ये है कि एक का डबल 2 कर दिया जाए। अब 2 कर दिया जाए, 2 2 2 2 2, 3 गुना होता तो 3 4 जैसे भी रहेगा वैसे लिखेंगे। ठीक है, एक से सबसे आसान बनता है इसलिए बता रहे हैं। चलो देखो, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 2 गुना कर दिया जाए, ये ओरिजिनल था, ये 2 गुना हो गया, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी? पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि होगी, कितना गुना बढ़ जाएगा? पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं दोनों का, पहला वाला सेक्शन कर रहे हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल, खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका मतलब उसका पृष्ठ टोटल, बार बार ये बताया जा रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कितना होता है फार्मूला? 6a², 6 गुणे में 1 गुणे में 1 यानी 6 आ गया। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा नए वाले का निकालते हैं, नए वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल नए वाले का देखो, नए वाले का 6 गुणे में भुजा का वर्ग, 6 गुणे में 2 गुणे में 2, यहां से आ गया 24। ये अगर सेंटीमीटर आपने लिया है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, अगर ये आपने मीटर लिया तो मीटर का क्यूब हो जाएगा। जाने दो, थोड़ा आराम से क्वेश्चन देखेंगे नहीं तो गलत। कह रहा है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि हुई है, कितना गुना हो गया है, ये आपको बताना है। सही है, 6 से हो गया 24, कितना गुना हो गया, कितने गुने की वृद्धि हो रही है? 4 गुने की, 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो 4 गुने की वृद्धि हो रही है। सही है, आगे सर जी इसके आयतन में कितना गुना वृद्धि होगी?
पहले उसका आयतन निकाल लो। उसका आयतन होता है भुजा का घन, 1 गुणे 1 गुणे 1, इसीलिए आसान बना दिए ताकि 1 रहे। नए वाले का आयतन देखो, नए वाले का भुजा का घन यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 8। कितना गुना हो गया? 8 गुना। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे कदमों से। कह रहा है एक घनाभ की विमाएं, चलो एक घनाभ हम बना लेते हैं पहले। ये हो गया हमारा घनाभ, ये हो गया घनाभ। कह रहा है कि विमाएं 60 54 30। चलो यहां हमने लिख दिया 60, यहां लिख दिया 54, यहां लिख दिया 30, सब सेंटीमीटर में है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं? तो सबसे पहले बताओ इसके पास स्पेस कितना है? स्पेस का मतलब वॉल्यूम कितना है। सही है, समझ में आ रहा है? तो चलो देखते हैं इसका वॉल्यूम कितना होगा। इसका वॉल्यूम का मतलब 60 गुणे में 54 गुणे में 30। सर जी हमें गुणा करना नहीं आता है, जाने दो, इतना सेंटीमीटर क्यूब, इतनी जगह है। कह रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन है ना, एक घनाभ हमें बनाना है 6 सेंटीमीटर का। भैया नन्हा मुन्ना सा मान लो कि यही है, मान लो कि यही है, 6 6 6 6 सब 6 6 है। इतना बड़ा बड़ा इसमें कितने आ सकते हैं? बहुत ही आराम से देखिएगा। सबसे पहले आप ये निकालो कि इसके पास कितनी जगह है, उसके बाद ये निकालो कि अगर ये एक जाएगा तो कितनी जगह खा जाएगा। जैसे आपके पास पता करो कितने रुपए हैं। मान लो हमारे पास 10 रुपए हैं, हम खाना चाहते हैं 2 रुपए वाली चॉकलेट। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए हमारे पास कितने रुपए हैं, और फिर हमें यह पता होना चाहिए चॉकलेट का एक चॉकलेट का दाम है वो कितना है। तो हमारे पास 10 रुपए है, एक चॉकलेट का दाम 2 रुपए है, तो बताओ कितनी चॉकलेट आएगी? तो 2 से 10 में भाग दे दो, 5 आ जाएगा। उसी तरीके से पहले ये पता करो इसमें कितना स्पेस है, कितना वॉल्यूम है। अगर एक रखते हैं तो कितनी जगह चली जाती है, कितना पैसा खत्म हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम निकाल लो, इसके वॉल्यूम में इसके वॉल्यूम से भाग दे दो, पता चल जाएगा। तो इसका वॉल्यूम इतना हो गया, और छोटे वाले का वॉल्यूम देखो छोटा सा लिख दिए, तो 6 गुणे में 6 गुणे में 6 इतना सेंटीमीटर क्यूब। सही है। अब बड़के वाले में छोटके वाले से करना है भाग, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टोटल जो जगह है, हमारे पास टोटल जो जगह है 60 है, 54 है, गुणे में 30 है। इतनी जगह है, इतनी जगह है। इसमें ये समझ लो कि 10 रुपए हमारे पास है, एक चॉकलेट का दाम कितना है, वो इतना है, 6 गुणे में 6 गुणे में 6। अब जब काटेंगे तो कितनी चॉकलेट आएगी? 5। जब यहां काटेंगे तो भुजा में कितने छोटे डिब्बे, कितने छोटे घन, यानी घनों की संख्या आ रही है। हमें चॉकलेटों की संख्या मिली, यहां घनों की संख्या। सही है। चलो अब कोई कहेगा सर जी गुणा क्यों नहीं किया गया? गुणा करोगे नंबर बड़ा हो जाएगा, इसलिए गुणा मत करो। काटना है तो ऐसे काटो, 6 का पहाड़ा 5 बार, 6 का पहाड़ा 9 बार, 6 का पहाड़ा 10 बार। हमारे पास 10 गुणे में 9 गुणे में 5, ये 0 लास्ट में आएगा, 9 पचे 45 हो गया, उत्तर आ गया 450 सेंटीमीटर क्यूब। नहीं, ये घनों की संख्या है, घनों की संख्या। इतने घन इसमें आ जाएंगे, ये छोटे छोटे इतने घन आ जाएंगे। सही है, 450 सेंटीमीटर नहीं भैया, 450, सिर्फ 450। ठीक है। ओहो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए